अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे साथ क्राइसिस इंटरवेंशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्राइसिस से। क्राइसिस किसे कहते हैं, इसकी हम डिफिनीशन करेंगे। क्राइसिस इज़ अ चाइनीज़ वर्ड मींस डेंजर और अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस जो है यूजुअली ये एक चाइनीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब डेंजर मतलब ख़तरा या अपॉर्चुनिटी को कहते हैं, ठीक है। एन इंटरनल डिस्टर्बेंस caused by a stressful events or perceived threat to self in which an individual usual coping skills don't work, precipitating in an increase in anxiety is called crisis. Dear student, crisis क्या है? क्राइसिस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो इंटरनल होम्योस्टेसिस होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। किस वजह से? स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से। और जब हमें कोई ख़तरा लाहक होता है, ठीक है, हमें कोई ख़तरा जो है महसूस होता है, तो इस वजह से हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनके पास जो कोपिंग स्किल्स होते हैं तो वो फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से लोग जो है एंजाइटी में पड़ जाते हैं। उनको एंजाइटी जो है काज हो जाती है, एंजाइटी उनमें डेवलप्ड हो जाती है। तो इस किस्म की कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको क्राइसिस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में क्राइसिस ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल सिचुएशन होते हैं, वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं वो इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से उनके पास जो कॉपिंग स्किल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फिर काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें एंजाइटी डेवलप्ड हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस इन बोथ अ डेंजर एंड एन अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से क्राइसिस जो है ये एक ख़तरा भी काज हो सकता है, ख़तरा भी हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मतलब ये है कि ये आपके लिए एक ख़तरे की अलामत भी हो सकती है और एक मौके की अलामत भी हो सकती है, एक ऐसा मौका जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इन चाइनीज़ द करेक्टर आर द सेम। चाइनीज़ में हमारे साथ जो करेक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्राइसिस के टाइप्स की बात करें तो हमारे साथ क्राइसिस के बेसिकली 3 टाइप है, ठीक है, 3 किस्म है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ मैच्योरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस है। मैच्योरेशनल डेवलपमेंटल क्राइसिस यूजुअली वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जो कि एडोलेसेंस के दौरान लोगों को जो है फेस करने पड़ते हैं, या मैरिटल लाइफ के दौरान उनको फेस करने पड़ते हैं, या जब वो वालिदैन बन जाते हैं तो वालिदैन बनने के बाद उनको जो मसले मसाइल दरपेश आते हैं, तो इस तरह के जो क्राइसिस होते हैं उसको हम मैच्योरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम क्राइसिस की दूसरी किस्म को देखें, दूसरी टाइप को देखें, तो वो हमारे साथ सिचुएशनल क्राइसिस है, ठीक है। सिचुएशनल क्राइसिस में क्या होता है? सिचुएशनल क्राइसिस वो क्राइसिस होते हैं जिसमें किसी कोई इंडिविजुअल जो है उनके जॉब का लूज होने का ख़तरा हो, ठीक है, जॉब के ख़त्म होने का ख़तरा हो, या किसी ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक़ जिनका उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता हो, तो उनसे जब उनका ताल्लुक़ ख़त्म होने का ख़तरा हो, या डाइवोर्स होने का ख़तरा हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो इस तरह की जो क्राइसिस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिचुएशनल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्राइसिस की तीसरी किस्म को देखें तो क्राइसिस की जो तीसरी किस्म है उसको एडवेंटिशियस क्राइसिस कहते हैं। एडवेंटिशियस क्राइसिस यूजुअली हमारे साथ वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पर जो है नाजिल हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर आग का लग जाना, इसके अलावा सैलाब का आ जाना, इसके अलावा ज़लज़ले के आ जाना, सुनामी का आ जाना, ठीक है,
तूफान का आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये कुदरती आफात है। अब इन कुदरती आफात की वजह से लोग जब इसके लपेट में आते हैं तो ज़ाहिर बात है उनमें खौफ भी पैदा होता है और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान भी होता है, बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब भी होते हैं। तो इस किस्म के क्राइसिस को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस क्राइसिस कहते हैं। मास डिजास्टर फॉर एग्जांपल फायर, फ्लड, ईटीसी एक्सेट्रा, अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट जिसके बारे में हमारा गुमान नहीं होता, ठीक है, कि इस तरह से होगा, लेकिन वो जब हो जाता है तो इस वजह से जो प्रॉब्लम काज होते हैं, जो डिस्टर्बेंस काज होती है, तो इसको फिर हम एडवेंटिशियस क्राइसिस कहते हैं। पर्पस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। डियर स्टूडेंट्स, हम क्राइसिस की इंटरवेंशन क्यों करते हैं, हम क्राइसिस को क्यों डायग्नोज करते हैं, इसका आखिर मकसद क्या है? सो द पर्पस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इज टू प्रिवेंट इलनेस बोथ फिजिकल और इमोशनल, ठीक है। अब क्राइसिस को डायग्नोज करने का जो हमारा बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि हम लोगों को बीमार होने से बचाएं, हम लोगों को इल होने से बचाएं, ख्वाह वो फिज़िकल हो या इमोशनल हो, दोनों हालात में हम लोगों को बीमार होने से बचाएं। तो इस वजह से हम क्राइसिस की इंटरवेंशन करते हैं, क्राइसिस की हम डायग्नोसिस करते हैं। स्टडी ऑफ सर्वाइवर of a hotel fire is basis for this content. Researchers found that individuals that handled the crisis without developing an illness did something differentially than those who get sick, ठीक है। According to researchers के मुताबिक वो लोग जो कि क्राइसिस के डेवलप होने के बगैर जो है क्या करते हैं, इलनेस के डेवलप होने के बगैर जो है क्राइसिस को वो हैंडल करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और वो ज़्यादा कुछ अलग करते हैं उन लोगों के बनिस्बत जो कि बीमार हुए होते हैं क्राइसिस की वजह से, ठीक है। तो रिसर्चर्स की ये बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आप सब दोस्तों को पता है कि प्रिवेंशन के हमारे साथ डिफरेंट लेवल है और वो डिफरेंट लेवल जो है 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। सबसे पहला लेवल जो हमारे साथ प्रिवेंशन का है उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम डिजीज़ के काज होने से पहले उस डिजीज़ को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस किस्म की जो प्रिवेंशन होती है इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। लाइक प्रिवेंट्स इलनेस फ्राम बीमारी के काज होने से पहले, बीमारी के होने से पहले उसको हम ख़त्म करते हैं, तो इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है प्रिवेंशन की उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज करते हैं, ठीक है, टाइम पर डायग्नोज कर लेते हैं और टाइम पर इसकी ट्रीटमेंट करके इस डिजीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रिवेंशन होती है उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरी प्रिवेंशन की बात करें या टर्शरी प्रिवेंशन की बात करें तो टर्शरी प्रिवेंशन ये यूजुअली हमारे साथ प्रिवेंशन की वो किस्म होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबल होने के बाद उनको फिर हम क्या करते हैं, उनकी हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनको जो है हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से आप इस सिचुएशन, इस कंडीशन के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है पर्पसफुल बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रिवेंशन होती है उसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। रिहैबिलिटेट टू गेट पेशेंट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस पॉसिबल, ठीक है, जितना हो सके उनको जो है बेहतर से बेहतर हम उसको महसूस कराएं। तो इस किस्म की जो प्रिवेंशन होती है उसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर्स की तरफ। सम इवेंट्स बिकम क्राइसिस, सम डोंट्स, डिपेंडिंग ऑन बैलेंसिंग इवेंट्स। डियर स्टूडेंट, बाद औकात कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं, क्राइसिस में पड़ जाते हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पड़ते। ये सारी बातें जो है डिपेंड करती है बैलेंसिंग फैक्टर पर, ठीक है। अब बैलेंसिंग फैक्टर हमारे साथ कौन से हैं, इसमें पहले नंबर
पर हमारे साथ परसेप्शन ऑफ द इवेंट, मतलब आपका इवेंट के बारे में जो सोच होती है, ठीक है, आपका इवेंट के बारे में जो ख्याल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, किसी भी किस्म के सिचुएशन को हैंडल करने में। तो इसका होना, इसके साथ साथ सिचुएशनल सपोर्ट का होना, कि एक ख़ास इवेंट के दौरान आपके पास जो है प्रॉपर सपोर्ट हो, ठीक है, आपके पास जो है लोग हो मदद के लिए, आपको उठाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एडिक्वाइट कॉपिंग मैकेनिज्म, आपकी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो इतनी होनी चाहिए कि इससे जो है आप एंजाइटी में ना पड़ते हो। तो ये 3 फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, इसको बैलेंसिंग फैक्टर कहते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में जो है एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं आता हो, आपको जो है इसके बारे में पता ना हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर आप मसले ही मसले होंगे आपके, और आप जो है वक्तन पर वक्तन जो है एंजाइटी का शिकार होते चले जाएंगे और आप किसी भी काम के करने के काबिल नहीं रहेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर्स को देखते हुए क्राइसिस की हम किस तरह से इंटरवेंशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेप्शन ऑफ इवेंट रियलिस्टिक, मतलब जब कोई सिचुएशन आप पर आती है, आप पर नाजिल होती है, तो आपने जो है उस सिचुएशन को हकीकत ही समझना है, आपने जो है उसको एक्सेप्ट ही करना है, और आपने जो है हरगिज़ उससे मुंह नहीं मोड़ना है, ठीक है। तो जब आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे, उसको हकीकत मानेंगे कि हाँ ये चीज़ वाकई में हो चुका है, तो इससे आपके लिए फिर उस चीज़ को फेस करना आपके लिए आसान होगा, उस चीज़ के बारे में जो है सोच विचार करना आपके लिए फिर आसान होगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को, किसी इवेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या आपकी सोच विचार होगी, ठीक है। तो हकीकत को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ सिचुएशनल सपोर्ट एडिक्वाइट, अगर आपके पास जो है सपोर्ट काफ़ी हो, ठीक है, आपके रिलेटिव्स जो है वो आपके पास हो, ठीक है, आपके साथ खड़े हो, आपके घर वाले जो है आपके साथ खड़े हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो है वो आपके साथ खड़े हो, तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और आपको जो है किसी भी हालत में जो है अकेलापन जो है वो महसूस नहीं होगी, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से कॉपिंग मैकेनिज्म एडिक्वाइट, आपके पास जो कॉपिंग मैकेनिज्म है या जो कॉपिंग स्किल्स है उसका एडिक्वाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, कौन कौन से कामों से मुझे गुरेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में फिर आप किसी भी किस्म के ख़तरे से दो चार नहीं होंगे, आप जो है एंजाइटी से बचे रहेंगे, ठीक है, और एक पुरसकून लाइफ को गुजारेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें, परसेप्शन ऑफ इवेंट डिस्टॉर्टेड, अगर इवेंट्स की वजह से आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है, आपके जो ख्यालात है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी जो सिचुएशनल सपोर्ट है, आप पर एक ख़राब वक्त आया है, एक सख्त वक्त जो है वो आप पर आया है, और इस टाइम पर जो है आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं करते, फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, इसके अलावा आपके रिश्तेदार जो है वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आप इमोशनली तौर पर इफ़ेक्ट होंगे, आप में जो है अकेलापन की जो निशानियां हैं वो नुमाया होंगी, आप अपने आप को अकेला जो है महसूस करेंगे, और फिर आप जो है अपने आप को बेबस महसूस करेंगे, जिसकी वजह से फिर आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। इसके साथ साथ अगर आपकी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो ठीक ना हो, वो अच्छी ना हो, तो ज़ाहिर बात है इन तीनों चीज़ों की ना होने की वजह से आप मुसलसल ख़तरे से दो चार होंगे। इसी तरह से आप जो है एंजाइटी में मुसलसल जो है मुब्तला होते चले जाएंगे, और फिर आपको समझ नहीं आएंगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर है, इनके होने से क्या होता है, इसके ना होने से क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी।
असेसमेंट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो बैलेंसिंग फैक्टर है तो इसकी हम किस तरह से असेसमेंट करेंगे तो इस पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेप्शन ऑफ इवेंट्स के बारे में हमारे जो ख्यालात होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो असेसमेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारे पास जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो कैसे है। कॉग्निटिव स्किल्स से मुराद ये है कि हमारे पास मेंटल एबिलिटीज़ कैसे है, किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशन में अपने माइंड के फंक्शंस को माइंड के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब थिंकिंग प्रोसेस हमारा किस तरह से है, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, इसके साथ साथ रीजनिंग प्रोसेस हमारी कैसी है, सोच विचार करने की प्रोसेस जो है, इमोशनल स्टेटस हमारी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव स्किल्स में आती है। मेंटेन सेल्फ इमेज एंड सेंस ऑफ पर्पस। इसी तरह से अपने आप को जो है आपने जो है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट में अपने आप को जो है आपने मेंटेन रखना है, आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, और इसके साथ साथ आपने जो है अपने आप को जो है एक गोल के लिए जो है अपने आप को जो है सेट रखना है, ठीक है। इसके अलावा रेड फाइंस द इवेंट, आप जो है हर किस्म के इवेंट के लिए तैयार रहे, ठीक है। हर किस्म के इवेंट के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो आपकी जो परसेप्शन है इवेंट के बारे में वो फिर स्ट्रॉन्ग होगी। सपोर्टिव सिचुएशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इससे मुराद ये है कि हाउ वेल डज पेशेंट यूटिलाइज अदर पीपल फॉर सपोर्ट, कि किस तरह से जो इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल है, जो इफ़ेक्टेड पर्सन है, वो दूसरे लोगों से किस तरह से फ़ायदा उठाता है, किस तरह से उनके सहारे के ज़रिए जो है अपना काम करते हैं और किस तरह से वो अपने आप को जो है स्टेबल करते हैं उनके ज़रिए। कॉपिंग स्किल्स में यूजुअली हमारे साथ एबिलिटी टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन के उनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। प्रीफर मूड्स इनके जो है डज क्लाइंट प्रीफर और हैव स्किल्स विद एक्शन, क्या क्लाइंट जो है वो कोई काम करना चाहता है इस सिचुएशन में या नहीं, लाइक एक्सरसाइज करता है, राइटिंग वगैरह करता है, क्राइंग करता है, रोता रहता है या बातें करता रहता है। एबिलिटी टू टॉलरेट अनसर्टिनिटी, इसके अलावा जो अनसर्टिनिटी जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स आए हुए होते हैं तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत उस अफेक्टेड बंदे में जो है होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेकिंग प्लान, इसके अलावा उस बंदे में ये सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो और वो जो है प्रॉपर प्लानिंग जो है वो कर सकता हो, प्लान जो है वो हर किस्म के इवेंट के लिए बना सकता हो। Critical thinking. In the following scenario, compare the balancing factor that influence each client response to crisis situation. ठीक है, यहाँ पर हम अब यहाँ पर एक सिनेरियो जो है वो आपको दिया जा रहा है जिसके ज़रिए आपको कहा गया है कि आपने बैलेंसिंग फैक्टर को कंपेयर करना है, जिसकी वजह से जो क्लाइंट की रिस्पॉन्स है वो असरअंदाज होती है क्राइसिस सिचुएशन में, ठीक है। तो बैलेंसिंग फैक्टर में क्राइसिस सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है। कहते हैं कि देयर वाज अ फायर एट अपार्टमेंट बिल्डिंग विच सेवियरली डैमेज इट, ठीक है। कहते हैं कि बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में आग लगा हुआ था जिसकी वजह से वो अपार्टमेंट जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रेजिडेंट वर ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर इवैल्यूएशन फॉर पॉसिबल स्मोक इनहेलेशन, फॉर्चुनेटली देयर वर नो इंजरीज। इसी तरह से उस अपार्टमेंट के जो मकीन थे वहाँ पर जो रहते थे तो उनको जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाया गया है ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से असेसमेंट की जाए कि किसी किस्म की स्मोक तो उन्होंने इनहेल नहीं की हुई, लेकिन खुशकिस्मती से जो है उनमें किसी किस्म की इंजरी जो है वो नहीं आई हुई है। टू रेजिडेंट इन देयर ट्वीटी स्पोक विद द नर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब क्या होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है इस बिल्डिंग अपार्टमेंट के दो बंदों ने जो है नर्स को जो है एक बात कही, तो कुछ बातें उनको कही, तो वो बातें क्या है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन में जो है हमारे साथ दो क्लाइंट थे, एक का नाम क्लाइंट ए, दूसरे का नाम क्लाइंट जेड था। क्लाइंट ए ने जो है नर्स को कहा, उसने जो है अपनी परसेप्शन नर्स को बताई कि आई लॉस्ट माय होम,
कि मैंने जो है अपना घर जो है मैं अपना घर हार गया हूँ, बट लेकिन आई स्टिल हैव माई हेल्थ एंड माई वर्क, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरी सेहत और मेरा काम जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके साथ साथ सपोर्ट के हवाले से उसने ये बात कही कि माई चर्च इज़ ऑलरेडी टेकिंग अप अ कलेक्शन, कि मेरा चर्च जो है, चर्च से मुराद मतलब जहाँ पर वो इबादत करते हैं, तो मेरा चर्च जो है वो ऑलरेडी जो है क्या कर रहे हैं, मेरे लिए चंदा जमा कर रहे हैं ताकि मैं दोबारा जो है अपने लिए घर का बंदोबस्त करूं। ठीक है, इसी तरह से कॉपिंग के बारे में वो कहता है, कॉपिंग के हवाले से वो कहता है कि द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई लीव हियर इज़ ब्लॉग अबाउट दिस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि सबसे पहले जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा और लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा कि मैंने जो इवेंट को फेस किया था, तो यूजुअली मेरा उस टाइम क्या एक्सपीरियंस था, क्या एक्सप्रेशन थे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें किसी किस्म की नाउमीदी जो है आपको वो नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अलावा अगर क्लाइंट जेड की हम बात करें तो क्लाइंट जेड की परसेप्शन ये है, उसकी सोच ये है कि आई लॉस्ट एवरीथिंग दैट्स मीन एनीथिंग टू मी। वो कहता है कि मैं जो है सब कुछ हार गया हूँ, जिसका मतलब यह है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं जो है बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर इनकी सपोर्ट की बात करें तो वो कहता है कि माई डैड ऑलवेज टोल्ड मी टू मूव आउट। मेरे जो वालिद थे वो मुझे हमेशा कहते थे कि यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो। ही सेज नो वंडर देयर वाज अ फायर। वो कहता था कि एक ना एक दिन यहाँ पर जो है वो आग लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कोपिंग के हवाले से वो कहता है कि नाउ व्हाट डू आई डू, अब मैं क्या करूँ, आई कांट थिंक स्ट्रेट। मुझे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लाइंट ए और क्लाइंट जेड को हम कंपेयर करें तो दोनों के दरमियान बहुत खासा डिफरेंस जो है वो मौजूद है, दोनों की सोच में भी, सपोर्ट के हवाले से भी और कॉपिंग स्किल्स के हवाले से भी। क्लाइंट जेड जो है वो यूजुअली नाउमीदी को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुका है, जबकि क्लाइंट ए जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, वो पुरुमीद है, उसे जो है इस इवेंट का जो है उसकी सेहत पर, उसकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस पर इतना ख़ास असर नहीं हुआ है। प्रिंसिपल्स क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस को इंटरवेंट करने के लिए जो उसूल है वो क्या है? क्राइसिस काउंसलर डू नॉट एक्सप्लोर एवरी लाइफ इवेंट। जो क्राइसिस काउंसलर होते हैं जो कि क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं इफ़ेक्टेड लोगों की, तो वो क्या करेगा, वो उस इफ़ेक्टेड बंदे की ज़िंदगी की हर इवेंट को एक्सप्लोर नहीं करेगा, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। जो मौजूदा टाइम पर उसके साथ जो कुछ हुआ होता है और वो जिस कंडीशन में होता है, सिर्फ उसके बारे में जो है काउंसलर जो है उनसे सवालात करेगा, उनसे पूछेंगे। पास्ट ट्रॉमास में क्रिएट अ करंट क्राइसिस। इसी तरह से अगर आप उनसे पास्ट ट्रॉमास के बारे में पूछे, पास्ट हादसात के बारे में पूछे, तो उससे जो है उनकी जो मौजूदा हालत है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। क्राइसिस थेरेपिस्ट एज्यूम द क्लाइंट विल बी एबल टू कोप इफ़ गिवन इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। इसी तरह से जो क्राइसिस थेरेपिस्ट है उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि अगर जो क्राइसिस पेशेंट है उनके पास इंफॉर्मेशन हो और सपोर्ट हो तो वो इस तरह के जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेंथ ऑफ क्राइसिस ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली नो मोर देन 6 वीक। इसी तरह से जो क्राइसिस की ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 6 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्लाइंट ओपन वेरी रिसेप्टिव टू हेल्प। क्लाइंट जो है वो रिसेप्टिव हो और हेल्प को, ठीक है, मतलब उसको जो है सपोर्टिव हो। ठीक है, एक्सीलेंट टाइम फॉर टीचिंग एंड रेफरल। इसके साथ साथ उसके पास टीचिंग और रेफरल के लिए एक्सीलेंट टाइम हो, काफ़ी टाइम हो। ठीक है, जिसमें उसको टीच भी किया जा सके और उसको रेफ़र भी किया जा सकता हो। प्रिवेंशन कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए किस तरह से कम्युनिटी रिसोर्सेज को देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर प्लानिंग करते हैं फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जिनको किसी भी किस्म के मसले के होने का ख़तरा हो। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑलरेडी जो है प्लानिंग की गई हो। ठीक है,
इसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी जो है अवेलेबल हो, 24 आवर्स जो है वो जो है क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है, तैयार हो हरदम। इसी तरह से डिज़ास्टर टीम हो, गो टू मोबाइल सर्विसेज के ज़रिए जो है वो चक्कर लगाते रहते हो। Crisis cases: 7-year-old Sarah in the hospital for asthma and respiratory infection. The nurse learned that 1 week period to her hospitalization. Her parents inform her they are getting a divorce and her father move out of the home. हाँ, क्राइसिस इंटरवेंशन फॉर फैमिली के लिए जो क्राइसिस इंटरवेंशन है, तो परसेप्शन ऑफ इवेंट को हम देखेंगे, सिचुएशनल सपोर्ट को हम देखेंगे और कॉपिंग स्ट्रेटजीज को हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। क्राइसिस इंटरवेंशन की अगर हम डिफिनीशन करें तो क्राइसिस इंटरवेंशन यूजुअली ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे साथ जो रिस्क पॉपुलेशन होती है, जिसमें किसी किस्म के ख़तरे या किसी किस्म के इवेंट के काज होने का ख़तरा हो, तो हम उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं और उस पॉपुलेशन को जो है आने वाले ख़तरे से आगाह करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बचाते हैं। और अगर उनको कोई ख़तरा लाहक हो जाए तो उस ख़तरे कि हम जो है बर वक्त जो है उसका हम एक हल निकालते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रीफ फोकस एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी विच डील्स विद द पर्सन प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड इट इमीडिएट रेजोल्यूशन ओनली, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऐसी किस्म है इंटरवेंशन की जिसमें हम जो है जो इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन होते हैं उसको हम टारगेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और उनके प्रॉब्लम का उसी टाइम हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस अमल को क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। इसमें हमारे साथ क्राइसिस काउंसलिंग भी आ जाती है, क्राइसिस केयर भी आ जाती है, क्राइसिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ अटेम्प्ट सुसाइड, ठीक है। क्राइसिस काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, लिसन एक्टिवली विद कंसर्न। हम अपने क्लाइंट को जो है एक्टिवली सुन रहे होते हैं, उनकी बातों को जो है गौर से सुन रहे होते हैं। एनकरेज ओपन एक्सप्रेशन विद कंसर्न। इसके साथ साथ हम अपने जो अफेक्टेड क्लाइंट होते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपने मसाइल जो है खुलकर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्प द पेशेंट ग्रेजुअली एक्सेप्ट रियलिटी। हम पेशेंट के साथ जो है उनकी मदद करते हैं कि वो हकीकत को एक्सेप्ट करें, उनके साथ जो हुआ है उसको वो एक्सेप्ट करें। लिंक द पेशेंट टू सोशल वर्क। इसके साथ साथ हम पेशेंट को जो है उनको माशरती कामों में क्या करें, उनको इंगेज करें, ठीक है। इंगेज इन डिसीजन काउंसलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द पेशेंट। इसी तरह से जो काउंसलर होता है वो पेशेंट के साथ जो है वो मिलकर क्या करता है, उनको डिसीजन के लिए इंगेज करता है, काउंसलिंग उनकी करता है और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। रेनफोर्स न्यूली लर्न कॉपिंग डिवाइसेस। इसी तरह से उनको जो है नए कॉपिंग डिवाइसेस जो है उसके बारे में बताते हैं जिससे वो अपने आप को मैनेज कर सकते हो। फॉलो अप द केयर आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस। और जब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है तो उनको इसके बाद फिर उनको जो है मॉनिटर किया जाता है कि अब उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, कैसे वो जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्राइसिस केयर में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सोशल सिचुएशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेसेस को हम उनसे रिमूव करते हैं। इसके साथ साथ द नर्स एंड द क्लाइंट वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नर्स और क्लाइंट दोनों मिलकर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेल्प द क्लाइंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। इसी तरह से क्लाइंट की जो है मदद की जाती है कि वो अपने मसलों पर जो है ध्यान दे एंड स्पेसिफिक गोल्स लीडिंग टू इट्स रेजोल्यूशन। और उसके लिए एक ख़ास जो है मकसद, एक ख़ास गोल बनाए जिसके ज़रिए वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हेल्प द क्लाइंट टू डेवलप हेल्दियर कॉपिंग स्किल। इसके साथ साथ क्लाइंट की जो है प्रॉपर तरीके से मदद की जाती है कि वो हेल्दियर कॉपिंग स्किल्स को जो है सीख सके। हेल्प स्ट्रेटजीज़ में इंक्लूड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। इसके साथ साथ उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीके बताते हैं जिसके ज़रिए वो अपने एक्सप्रेशन को बआसानी से, आज़ादी से जो है क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एंड फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में उनको बताया जाता है।
क्राइसिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। अब अगर किसी ने सुसाइड किया हो तो उस कंडीशन में किस तरह से हम उनको मैनेज करेंगे। तो मूव द पेशेंट टू फिजिकली सेफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम पेशेंट को जो है ऐसे माहौल की तरफ उनको ले जाएंगे जो कि बिल्कुल सेफ हो, किसी किस्म का ख़तरा ना हो उस किस्म की माहौल में। एसेस नॉन जजमेंटल केयरिंग एटीट्यूड दैट डज नॉट क्रिएट सेल्फ पिटी इन द पेशेंट। इसी तरह से हम ऐसा एटीट्यूड जो है अपने क्लाइंट के साथ रखेंगे जिससे उसको ये महसूस ना हो कि ये नर्स या ये फिजिशियन जो है ये मुझ पर क्या कर रहे हैं, मुझ पर तरस खा रहे हैं। ठीक है। आस्क द पेशेंट व्हाई ही चूज टू अटेम्प्ट सुसाइड एट दिस पार्टिकुलर मोमेंट। हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपने इस हरकत की तरफ क्यों जो है अपना रुझान किया था, आपने ये हरकत किस वजह से किया था। ठीक है। ऑर्गेनाइज अ प्लान विद द पेशेंट। इसी तरह से फिर हम पेशेंट के साथ एक प्लान बनाते हैं और उसके साथ तमाम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से उनके साथ जो है ऑनेस्ट रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। एवॉल्वेट द नीड ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन की जितनी भी ज़रूरत है उसकी हम एवॉल्वेशन करते हैं। लुक थ्रू द पेशेंट बिलोंगिंग विद हिम एंड रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से हम अपने पेशेंट को देखते हैं और उसके आसपास जो चीज़ें होती है उसको देखते हैं। ठीक है। अगर कोई ख़तरे वाली चीज़ें मौजूद हो तो उसको हम रिमूव करते हैं। द पेशेंट इज़ टू बी रिमेन इन द रूम अनलेस ही शी इज़ accompanied by the staff और फैमिली मेम्बर, नेवर क्लोज द डोर। इसी तरह से हम अपने पेशेंट को जो है उनको हम रूम के अंदर रखते हैं उस वक्त तक जब तक उसके पास जो है या जो स्टाफ मेम्बर है वो मौजूद है या उनके रिलेटिव मौजूद हो, और हम जो है रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन रखते हैं। Allow the patient to have regular food but check the glass or any utensil are missing when collecting the tray। इसके अलावा हम जो है अपने क्लाइंट को जो है रेगुलरली खाना देंगे, लेकिन खाना देने के बाद जब हम उनसे सामान उठाएंगे तो उस दौरान हम देखेंगे कि कोई चीज़ जो है वो तो नहीं रह गई है क्लाइंट के पास। कंटिन्यू दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स until the patient build receptivity is free of threat। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 10 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।